दोस्तों नमस्कार। साल बदल गया है, 2025 में आगमन हो गया है। आप सभी को मेरी टीम की तरफ से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन साल तो बदल गया, लेकिन इस वक्त कई पार्टियों का हाल जो है बेहाल है। कांग्रेस पार्टी के जो जननायक हैं इस वक्त विदेश यात्रा पर हैं। जो तपस्या से गर्मी पैदा करते हैं, राहुल गांधी अभी विदेश में नव वर्ष का पार्टी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो वहीं इस साल बीजेपी के लिए एक गुड न्यूज है। जी हां, देश की पार्टी जो बीजेपी है ऐसा करने जा रही है 2025 में जिसे जानकर, सुनकर, समझकर विपक्षी सन्नाटे में चले जाएंगे। जी हां, 2025 में मोदी का धमाका होने जा रहा है। विपक्ष बार बार ताना दे रहा है कि मोदी जी तो इस वक्त दो बैसाखियों के सहारे हैं, लेकिन 2025 में मोदी और शाह का वो जादू चलेगा जिसमें दोनों बैसाखियों की जरूरत नहीं रहेगी और नरेंद्र मोदी अकेले 56 इंच के छाती के साथ इस बार नजर आएंगे। अंदर का क्या है मामला और गणित क्या है, हम समझेंगे कैसे दो बैसाखियों की जरूरत 2025 में नहीं पड़ने वाली है। हमारे प्रधान संपादक सुनील राउत जी हैं। सबसे पहले सर आपको नववर्ष की बधाई। जी, और आपको भी और दर्शकों को बहुत बहुत। वैसे तो ये अंग्रेजी नववर्ष है जी। सनातनियों का नववर्ष तो चैत्र प्रतिपदा को आता है। लेकिन मेरा सवाल है सर, मेरा सवाल है 2025 में बीजेपी के लिए क्या गुड न्यूज है और बीजेपी के चाहने वालों के लिए आज क्या उनको गिफ्ट दे रहे हैं गुड न्यूज के तौर पर? नहीं, गिफ्ट हम क्या उनको देंगे, लेकिन हाँ 2025 में बहुत कुछ बदलने वाला है। और 2025 में क्या होने वाला है उसका पहले दिन आज हम यहां पर अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं या बताने जा रहे हैं कि क्या होने वाला है। दरअसल बीते दिनों से बिहार की राजनीति में आप देख रहे होंगे कि बड़ी हलचल मची हुई है जी। नीतीश कुमार पिछले दिनों अमित शाह वहां पर जाते हैं और वहां अमित शाह से जब सवाल पूछा जाता है कि भाई अगला चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, बहुत नपा तुला और अमित शाह ऐसा बयान लेकर आते हैं जिसके बाद बिहार की राजनीति में पूरी हलचल मची जाती है। एक तरह से संदेश ये देने की कोशिश की कि नीतीश कुमार का नेतृत्व तो देखा जाएगा, भाई होगा नहीं होगा। अब इस बयान के मायने निकाले जाने लगे कि नीतीश कुमार अमित शाह ने ऐसा बयान क्यों दिया। अब उसके बाद तमाम तरह की खबरें आने लगी, फिर आरजेडी की ओर से खबरें आने लगी, नीतीश कुमार पाला बदलने वाले, ये होने वाला है, वो होने वाला है। इन्हें सब तमाम कयासबाजियां रही। नीतीश कुमार, कल के भी एक डिस्कशन में हमने बताया था कि नीतीश कुमार की जो राजनीति रही है उस राजनीति का केंद्र सेकुलर राजनीति का केंद्र रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी से कहीं मेल नहीं खाता है। और वजह भी इसकी रही कि जब नरेंद्र मोदी एक दौर में जब हिंदुत्व का, कट्टर हिंदुत्व का चेहरा हुआ करते थे तो उस वक्त में नीतीश कुमार परहेज किया करते थे, उनसे दूरी बनाकर रखते थे। बिहार में एनडीए के सहयोगी होते हुए भी वो बिहार में प्रचार करने तक नहीं आने देते नरेंद्र मोदी को। लेकिन साल बदला तो हाल भी बदला और ऐसा कुछ हाल बदला नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार ऐसे कुछ साचे में उतर गए कि अब नरेंद्र मोदी के चरणों में बार बार झुकने की कोशिश करते हैं वो। नरेंद्र मोदी हालांकि उनको होते कि अरे भैया मत पैर वैर मत छुइए, लेकिन ये कैसे हुआ अचानक जी। नीतीश कुमार को ये समझ में आने लग गया कि भारतीय जनता पार्टी के बिना अब चला नहीं जा सकता और भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर वो गेम कर दिया है, अमित शाह ने वहां पर वो गेम कर दिया है कि नीतीश कुमार को इसकी भनक तो लगी गई है और इसके बाद नीतीश कुमार भी जो है वो सन्नाटे में है। अब हमारी जो खबर है हम बताने जा रहे हैं, बिहार से शुरुआत इसलिए की कि बिहार उसके केंद्र में रहने वाला है। बार बार विपक्ष ताना मारता है कि नीतीश कुमार को पलटी मार लेनी चाहिए। भाई 12 सांसद है नीतीश कुमार के पास, 16 टीडीपी के हैं और 16 और 12 मिलकर जो है वो जो जरूरी बहुमत का आंकड़ा है भारतीय जनता एनडीए को, मोदी सरकार को जो चाहिए, तो इन्हीं को दो बैसाखियां बताई जाती है। विपक्ष तंज भी कसता है, मजे भी। लेकिन हम ये बताने जा रहे हैं कि 2025 का जो साल होगा ये दोनों बैसाखियों की जरूरत नरेंद्र मोदी को नहीं होने वाली है। क्या खेल होने वाला है 2025 में, कैसे होने वाला है, तमाम चीजें, तो कैसे जादुई आंकड़ा कैसे लाएंगे फिर? बिल्कुल, मैं 272 का पूरा तमाम आपको आंकड़ों के साथ समझाता हूं। अभी के वर्तमान के पहले हम आंकड़े देख लेते हैं कि किसके पास क्या है जी। अभी वर्तमान आंकड़ों की अगर हम बात करें तो वर्तमान आंकड़ों में अगर हम जाएंगे
तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीजेपी की। बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं है। बीजेपी के पास अगर हम देखें तो अभी 240 सांसद है। कितने? 240। अभी हम यहां पर एनडीए का जो पूरा कुनबा है उस एनडीए के पूरे कुनबे की बात करते हैं। अगर बहुमत का आंकड़ा है, जादुई आंकड़ा 272 का है, ठीक है, मतलब बीजेपी को 32 सीटें और चाहिए जी। अब ये 32 सीटें कहेंगे कहीं चुनाव नहीं है, कहीं उपचुनाव नहीं होना है, तो क्या 32 सीटें बीजेपी कैसे हासिल कर लेगी भाई? तो ये इसी पर अभी हम पूरा वीडियो हमारा रहने वाला है कि 32 सीटें कैसे हासिल करने वाली है बीजेपी, कैसे पूरा गेम प्लान बीजेपी ने सेट किया है और कैसे जो 2 बैसाखी है उसको आउट करेगी बीजेपी। अब इसके अलावा जो सहयोगी दल है, सबसे बड़ा सहयोगी दल अगर कोई बीजेपी का है जिसकी बात अगर हम करें तो वो है टीडीपी। इनके 16 सांसद है। फिर है बड़ा दल जेडीयू, इनके 12 सांसद है। फिर छोटे छोटे हैं जिसमें एलजेपी है, रामविलास पासवान, एलजेपीआर, हाँ, वो 5 सांसद है इनके। ये बड़े दल है, बाकी सब छोटे 1-2 सांसद वाले कई दल है, लेकिन महत्वपूर्ण ये दल है। अब इसमें से ये वाले जो साहब है ना, ये भी बीच बीच में अखियां दिखाने लगते हैं। जो चिराग पासवान है, बीच बीच में अभी एक मुद्दे पर उन्होंने फिर वो कर लिया है, जो वहां पर बीपीटी छात्रों का आंदोलन चल रहा है उसमें समर्थन, तो बीच बीच में ये भी थोड़ा सा कुछ कर लेते हैं। भाई ये बिल आ गया तो नहीं, हम इसके साथ नहीं है, उस पर कर लो। तो इनका भी इलाज बांधने की तैयारी चल रही है। और बीच बीच में इनको खबर भी, हमने 2-3 खबरें भी दिखाई थी कैसे मंच पर मोदी ने इनको इग्नोर किया था। और ये वाले जो भाई साहब है, इनका कोई भरोसा नहीं है, ये कहीं जाने वाले नहीं है, ये तो तय है। क्योंकि पवन कल्याण जिस तरह से वहां पर उभरे हुए हैं, पवन कल्याण की जो हिंदुत्व वाली छवि उभर रही है और पवन कल्याण जिस तरह से काम कर रहे हैं, और टीडीपी को बहुत संतुलित तरीके से साध के रखा है, तो ये तो कहीं जाने वाले नहीं है। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी दबाव नहीं चाहती है अपने ऊपर। वो चाहती है कि हम अपने दम पर 272 का आंकड़ा हमारे पास हो, और इसके लिए पूरी प्लानिंग चल रही है। अब कैसे होगा ये तो आंकड़ा मैंने समझा दिया। अब जो विपक्षी खेमा है उसके थोड़े से आंकड़े अगर हम समझ ले तो अभी कैसे ये पार करेंगे। तो सबसे पहले हम इसी पर आते हैं, जेडीयू। खबर यह है कि जेडीयू में पूरी तैयारी हो चुकी है, और नीतीश ने अगर थोड़ी चूचपट कर ली, अगर नीतीश भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर नहीं चलते हैं, बात अगर नीतीश कुमार नहीं मानते, पूरी तैयारी हो चुकी है। एकनाथ शिंदे जेडीयू में तलाशा जा चुका है, सिंधिया तलाशा जा चुका है, और अजित पवार तलाशा जा चुका है। और जेडीयू के 12 में से 10 सांसद ऐसे हैं, 10 जो भारतीय जनता पार्टी मतलब आप कह रहे हैं कि जेडीयू में 2 फाड़ हो जाएगी? 2 फाड़ नहीं, खत्म हो जाएगी पार्टी। अच्छा। नीतीश की एक ऐसे आदमी को खोज लिया गया है, और अमित शाह ने यह बयान उसी के बाद दिया है। कौन है सर? अब वो सीक्रेट है, वो उसकी जिज्ञासा बढ़ रहा मेरा भी, नहीं उसकी जानकारी नहीं दे सकते। लेकिन सिंधिया को तलाश लिया गया, वो समझ जाएंगे, जो राजनीति के जानकार है, जो राजनीति को जानते हैं, जो समझते हैं, जो तस्वीरों को देखते हैं, जो वीडियोस को देखते हैं, वो समझ जाएंगे कि वो आदमी कौन है। तो ये 10 सांसद जो है, ये यहीं से भारतीय जनता पार्टी में 2025 में गोटी सेट कर लिया, हाँ, यहां आ जाएंगे। अब 22 बचे, 10 आ गए भारतीय जनता पार्टी में। एक और खिलाड़ी है राजनीति का, बहुत मजा हुआ खिलाड़ी, जिसको शरद पवार कहा जाता है जी। महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ इन चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, उसके बाद सबकी हवाइयां उड़ी हुई है। बिल्कुल, उद्धव ठाकरे की हवाइयां तो उड़ी हुई है ही। एक और जो बड़ा, जिसको चाणक्य कहा जाता था महाराष्ट्र की राजनीति की, इनकी चाणक्य ही पूरी निकल गई। संजय राउत तो पिट भी गए। हाँ, संजय राउत की तो पिटाई की खबरें हैं। तो ये जो शरद पवार साहब जो है, अंदर की खबरें मैं आपको बता रहा हूं कि ये बीजेपी से कई बार इनकी मुलाकातें हुई, देखा भी होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात हुई है, गुलदस्ता भेंट वेट हुआ है, अमित शाह के साथ मुलाकात, औपचारिक मुलाकात भी हो सकती है। वो औपचारिक तो होती रहती है भाई, कोई कारण होना चाहिए ना। आप क्या है कि किसी राज्य के मंत्री हो, आप किसी राज्य में आपके पास कोई प्रभार हो, तो प्रधानमंत्री साहब मिलने आए कि हमारा काम करवा दीजिए। आप तो क्या है, अभी कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ एक पार्टी के भाई सर्वे सर्वा जरूर है, वरिष्ठ नेता जरूर है, लेकिन आप प्रधानमंत्री से मिल रहे, शाह से मिल रहे, नड्डा से मिल रहे, कुछ तो चल रहा है, खिचड़ी पक रही है। फडणवीस के साथ आपकी मुलाकातें हो रही है, शपथ ग्रहण समारोह में आप नहीं गए, दूरी बनाई, लेकिन उसके बाद उद्धव भी मिलने पहुंच रहे। तो खबर यह है कि शरद पवार ने एक प्रस्ताव दिया है भारतीय जनता पार्टी को, यह अंदर की खबर है, कि हम अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में करने के लिए तैयार है।
मतलब पूरा विलय शरद पवार कर हाँ, देंगे, एनसीपी। शरद पवार। हाँ, अब ये जो कह रहे हैं, इन्होंने ऑप्शन दिया कि भैया ठीक है, आप भतीजे के साथ चले जाइए, अजीत के साथ चले जाइए, हमारे पास क्यों आ रहे हैं? तो उनका नहीं, हम आपके साथ आएंगे, बीजेपी के साथ। लेकिन उसमें शर्त है बेटी, कि बेटी को सेट करना पड़ेगा कोई किसी अच्छे पद पर, सुप्रिया सुले। हाँ, अब यहां पर दिक्कत यह है कि फडणवीस जो है, देवेंद्र फडणवीस, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि एकमात्र महाराष्ट्र के ऐसे नेता हैं जिन्होंने शरद पवार के साथ कभी समझौता नहीं किया। बाला साहेब ठाकरे भी एक वक्त समझौता कर चुके हैं, मतलब बाला साहेब ठाकरे का भी शरद पवार से कनेक्शन रहा है, लेकिन महाराष्ट्र का एकमात्र नेता जिसने शरद पवार के आगे कभी हथियार नहीं डाले, कभी समझौता नहीं किया, वो नेता देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस इस बात पे मानेंगे नहीं, इसीलिए क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने अपने दम पर इतना बड़ा बंपर बहुमत ला दिया, तो इसलिए इनको कहा गया है कि भैया आप चले जाइए। क्योंकि अभी जो महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, और इस चुनाव के बाद आप बहुत बड़ा उलटफेर महाराष्ट्र में आप देखेंगे। अगर बीएमसी में बीजेपी ने अपना महापौर बनवा लिया, उसके बाद आप देखेंगे अब ये जो शरद पवार, अब आप शरद पवार के पास क्या है, महाराष्ट्र में कितनी ताकत है इनके पास, अगर हम आए तो शरद पवार के पास जो है वो 8 एमपी है फिलहाल। कितने? 8। और खबर ये है कि इनमें एक बेटी, एक तो इनकी बेटी है सुप्रिया सुले, खबर इनमें है कि इनमें से 6 जो है ये संपर्क में है। और शरद पवार क्यों आना चाहते हैं? क्योंकि इनको भी पता है कि अब कुछ बचा नहीं है, और ये अगर हमारी भी राजनीति खत्म हो जाएगी, तो खबर है वहां से कि 6 सांसद टूटने के लिए तैयार है, भारतीय जनता पार्टी में या अजीत दादा के साथ आने को तैयार है। तो इनको जोड़ लीजिए, 10 + 6 16 हो गए। ठीक है, ये एक किस्सा है। महाराष्ट्र का दूसरा किस्सा है उद्धव ठाकरे। ये बहुत बेचैन चल रहे हैं आजकल, ये भी मीटिंगों पे मीटिंगें कर रहे हैं, इन्हीं के आवाज पर पिटाई हुई है, इनके कार्यकर्ता बहुत बेचैन है। तो उद्धव ठाकरे के पास ऑप्शन नहीं है। उद्धव ठाकरे भारतीय जनता क्या उद्धव एकनाथ के साथ विलय करेंगे या फिर गठबंधन करेंगे? नहीं, इसकी भी खबर है कि उद्धव ठाकरे को शिंदे के गुट में जाकर विलय करना, मतलब वो तो आप एक तरह से सरेंडर करना होगा। जिसको आपने गालियां दी, गद्दार का, फिर गद्दार के साथ जाके मिल गया, तो ये संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है कि कुछ भैया हमें, हमारे लिए कुछ करिए। अगर ये उद्धव ठाकरे अभी बीएमसी का चुनाव लड़े और हार गए, तो उद्धव ठाकरे के जो कार्यकर्ता है उनके अंदर बहुत बेचैनी मची है। और कहा जा रहा है कि इस चुनाव के बाद जो 9 एमपी है, इनके 9 सीटें सारे के सारे बीजेपी के संपर्क में, शिंदे और बीजेपी, लेकिन उस शिंदे से ज्यादा बीजेपी को प्रेफरेंस दे रहे हैं। अब इसकी वजह भी है, अगर सत्ताधारी दल के साथ कोई नेता होता है तो उसके इलाके में उसके काम आसानी से हो जाते हैं। उसको चुनाव भी जीतना है ना, अपनी राजनीति भी करनी है। जो सांसद है वो क्षेत्र में जाता है, ना राज्य में आपकी सरकार है, ना केंद्र में आपकी सरकार है, केंद्र से फंड के लिए नाक रगड़ना पड़ता है आपको, बड़े मुश्किल से हर जगह शीशा लेदर हो जाता है। हाँ, तो आपका भौकाल भी कम हो जाता है। नेताओं को तो भौकाल चाहिए ना। तो वो ये जो 9 है, ये 9 के 9 भी बीजेपी में आने के लिए तैयार है, जो सूत्र बता रहे हैं वहां से। और ये बीएमसी चुनाव के बाद खेला होगा। कितने हो गए अब? 10, 6, 16 और 9 25 सीटें आपके पास हो गई। अब ये वाले जो भाई साहब है चूपटक करते हैं, बीच में इसमें खबर आई थी कि 3 सांसद जो है वो बीजेपी के संपर्क में है, 2 सांसद बीजेपी के संपर्क में है। तो ये वाला है, छोटे मोटे बहुत से दल हैं, निर्दलीय कुछ सांसद हैं। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है। और वो तो आपको पता ही है, राजनीति में जिसकी सत्ता होती है, इसके पहले कितने लोग पलटे, क्या पलटे, तो वो सारा इस तरह से गणित बनाया गया है। और ये जो 272 का आंकड़ा है, ये अपने दम पर बीजेपी जो है वो 2025 में इस तरह से पूरी तरीके से हासिल करेगी। नीतीश, ये पूरा प्लान जो है ये तैयार है, जो बताया जा रहा है हमारे सूत्रों के अनुसार, और इस पर काम शुरू होगा। अभी पहले बीएमसी का चुनाव निपटा जाए महाराष्ट्र का, और दिल्ली के चुनाव होने के बाद जब बिहार का चुनाव होगा, और बिहार के चुनाव के नतीजे, अगर बिहार में थोड़ा भी नीतीश ने चूपटक की, बिहार के नतीजे में अगर विधानसभा चुनाव अकेली भी भारतीय जनता पार्टी को लड़ना पड़ता है, तो वो उसके लिए भी तैयारी कर रही है। क्योंकि आपने देखा होगा गिरिराज सिंह की हिंदुत्व वाली यात्रा और बाकी तमाम चीजें। तो बिहार का चुनाव और मुंबई में बीएमसी का चुनाव, ये 2 चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। और इन 2 चुनावों के बाद
ये सारा घटनाक्रम होगा और जो विपक्ष जिस तरह से तंज कसता है, तो ये जो 2 बैसाखी की बात होती है जिस पर मोदी जी खड़े हैं, इन दोनों को क्रॉस करने की पूरी तैयारी चल रही है। ये इस वक्त का पूरा गणित है। शिवसेना शिंदे जो है उनके 7 सांसद है और अजीत पवार का 1 सांसद है। ये तो है ही है, ये तो कहीं जा ही नहीं सकते इनको, ये क्योंकि राज्य में सत्ता चलानी है इनको, तो ये 5 साल के लिए तो फिक्स हो गए। हाँ। तो 8 सांसद तो आपके पास है ही है, 8। फिर भी बीजेपी चाहती है कि हम किसी के भरोसे न, अपने ही दम पर हम 272 हासिल करें। जिस तरीके से सर संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन जो विधेयक आया उसको जेपीसी में भेज दिया गया, 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर उसको भी जेपीसी में भेज दिया गया। तो जब मोदी जी खुद अकेले आ जाएंगे, उनको 272 का आंकड़ा मिल जाएगा, तो क्या जिस तरीके से वक्फ बोर्ड संशोधन कानून हो गया, 1 नेशन 1 इलेक्शन हो गया, यूसीसी की जो चर्चाएं हो रही है, तमाम तरीके का जो बीजेपी के समर्थक चाहते हैं कि ये सब काम हो, तो क्या वो सब हो जाएंगे? नहीं, बिल्कुल। ये मैं क्या कह रहा हूं आपको कि ये आंकड़ा इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी दबाव महसूस करती है। हाँ। सरकार आपके गठबंधन दलों को साध के चलना है, टीडीपी की अपनी मांगे, नीतीश की मांगे, वक्त वक्त पर। अगर लोकतांत्रिक देश में अगर कोई नेता फ्री हैंड है, जैसे मोदी जी के पिछले कार्यकाल हम देखें, जिस दबंगई के साथ उन्होंने काम किया है, वो उस दबंगई के साथ अभी काम नहीं कर पा रहे हैं। ये दिख रहा है। पहले के दिनों में जब तक तो हरियाणा और महाराष्ट्र की चुनाव नहीं जीती थी भारतीय जनता पार्टी, बिल्कुल, उस वक्त तक नरेंद्र मोदी के चेहरे के आप हाव देखते थे, काफी मुरझाया हुआ चेहरा लगता था, तनाव लगता था, ऐसा लगता था कि बहुत तनाव है। लेकिन 2 चुनाव जीतने के बाद फिर से वो उत्साह भारतीय जनता पार्टी खेमे में आया है। और निश्चित तौर पर अभी सबसे बड़ी जो रणनीति है, अमित शाह जो है, चाणक्य जिनको कहा जाता है, वो इसी काम पर लगे हुए हैं और ये काम चल रहा है, ये प्लान तैयार है और ये उस प्लान का एक हिस्सा है कि किस तरह से उस आंकड़े को पाटा जाए, किया जाए। शरद पवार तो है और अभी इसका जो टेस्ट होगा कि शरद पवार जो मिल रहे हैं, भाई शरद पवार से कहा जाएगा कि ठीक है, आप भाई अपनी प्रतिबद्धता तो साबित करिए, तो कोई बिल आएगा, बोलेगा लाओ आओ समर्थन में बिल में, तब देखा जाएगा। कई बार सुप्रिया सुले संसद में मोदी सरकार की तारीफ की है, उनके मंत्रियों के कामों की तारीफ की है सुप्रिया सुले। आपको विरोध नहीं मिलेगा, वैसे तेवर नहीं मिलेगा जो कांग्रेस के तेवर है। उस तेवर में सुप्रिया सुले ने ये तक कह दिया कि राहुल गांधी का नेतृत्व ठीक नहीं है, ममता बनर्जी का नेतृत्व ठीक है, ये कहा है ना। शरद पवार ने भी ये कहा है, सुप्रिया, तो वो बातें जो है कहीं ना कहीं आप इंडिया गठबंधन में तो है, लेकिन काम बीजेपी का कर रहे हैं। अंदर ही अंदर जो है राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठा दे रहे हैं, तो काम तो बीजेपी वाला ही कर रहे हैं। लेकिन 2025 में सर बीजेपी के लिए चुनौतियां भी है। आप देखिए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात की जाए तो जेपी नड्डा का तो कार्यकाल खत्म हो गया था, उनको बढ़ाया गया और शायद 15 जनवरी या इसके दौरान ही इलेक्शन होंगे, तो आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहिए। फिर अगर आप संगठन मंत्री बीएल संतोष जी के बारे में बात करें तो उनका भी कार्यकाल तो कई जगह संगठन में बदलाव होगा। और सबसे महत्वपूर्ण, दिल्ली में केजरीवाल और बिहार में लालू यादव, 2 इलेक्शन भी काफी इंटरेस्टिंग है और काफी क्रूशियल है। नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पर 2025 का साल जो है भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन देखिए चुनाव इस देश में चलते रहते हैं, राज्यों पर भारतीय जनता पार्टी का फोकस तो है, ठीक है। बिहार उनके लिए महत्वपूर्ण है कि बिहार में वो चाहेंगे कि फिर से वो सत्ता में आए। दिल्ली उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि केजरीवाल से पार पाना बीजेपी के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। हालांकि अभी भी दरअसल इसमें अब एक नेता क्या कर लेगा, नरेंद्र मोदी के हवाले सब कुछ, पूरा देश आप छोड़ देंगे, आप कुछ न करेंगे, तो ऐसे नहीं हो सकता। दिल्ली में आप देखिए, दिल्ली के जो नेता है 7 सांसद जीत गए, किसके दम पर जीते आप? नरेंद्र मोदी के चेहरे पे जीते। अब एमसीडी नहीं जीता पाते हैं अपने दम पर, अब एमसीडी में थोड़ी नरेंद्र मोदी के चेहरे पर आप वोट मांगेंगे, और विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट नहीं मांग सकते ना आप। दिल्ली में कौन है? सचदेवा साहब, उनके चेहरे पे वोट मांगेंगे? कौन है दिल्ली में? तो नेता का अभाव है बहुत, और आप अपने जमीन पर ऐसा कुछ। दूसरी बात, दिल्ली की जो बीजेपी है उसमें बहुत सारे गुटबाजी है नीतीश, और इसको पार पाना होगा। अब केंद्रीय नेतृत्व का ध्यान रहता है नहीं रहता इस पर, तो आप मोदी के नाम पर चुनाव नहीं जीत सकते ना। बिहार के चुनाव में भी बड़ी परीक्षा है भारतीय जनता पार्टी की, इसीलिए बिहार में ये कुछ अपना प्लान कर रहे हैं, लगे हुए कि वहां पर, और इसीलिए इनको लग रहा है कि शायद नीतीश कुमार, लेकिन नीतीश कुमार की जरूरत बीजेपी को भी है और बीजेपी की जरूरत नीतीश कुमार को भी है, तो दोनों एक दूसरे के पूरक है वहां पर। अगर इस चुनाव में लेकिन जरा चू चपड़ की नीतीश कुमार ने, तो उसका बंदोबस्त कर लिया गया। चलिए, बहुत धन्यवाद सर। तो नए साल के पहले ही दिन बीजेपी के लिए और बीजेपी समर्थकों के लिए हम लोगों ने गुड न्यूज दिया कि कैसे इस बार बीजेपी
खुद अपने बलबूते इस 272 पर का मतलब लोगों की क्या राय है, ये हमारा आकलन है, विश्लेषण है, और जो अंदरूनी खबरें हैं राजनीति की, उसके आधार पर हमने ये बताया है, जो खिचड़ी पक रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। सूत्रों के हवाले जो हमारे पास जानकारी, जो पार्टी के नेताओं से जब बातचीत होती है किसी, तो जो वो बताते हैं, उस आधार पर हमने ये सब अपना विश्लेषण दिया। आपको क्या लगता है, कितना ये हो सकता है, या आपका और कोई स्पेकुलेशन है? आप अपना कुछ सोचते हैं, आकलन है? आप राजनीति के बहुत अच्छे जानकार हैं, आपके राज्य बिहार का जो दर्शक है, महाराष्ट्र का जो दर्शक है, वो तो समझता ही है, तो वो आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। बिल्कुल 272 का जादुई आंकड़ा कैसे छुएगी बीजेपी, अपने बलबूते हम लोगों ने आपको चुनावी गणित और विश्लेषण के तौर पर समझाने की कोशिश की। अब इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स खुला है, जरूर बताएं। बाकी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।